everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to deal with the menstrual cycle. So without any delay let's start. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है जो कि प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है। जो मैमल्स हैं, मैमल्स में नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स आते हैं, तो प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है। प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हमारे जिबॉन्स हो गए, एप्स हो गए, गोरिल्लाज हो गए, चिंपैंजीज हो गए, इन सब के अंदर देखने को मिलती है। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है ना, एक साइकिल होती है जिसमें कि हम हार्मोनल इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं कि हार्मोन्स किस तरीके से पीक पे जा रहे हैं, किस तरीके से लो हो रहे हैं, और जो किस तरीके से यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। और ये जो साइकिल है वो एवरेज बात करें तो 28 दिन की साइकिल होती है। ऑब्वियसली बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, लेकिन ये जो है वो एवरेज लगा के चलें तो 28 दिन की साइकिल होती है। और जब हम बात करते हैं जो बेसिकली ब्लीडिंग फेज़ है वो सबके अंदर वेरी करता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर एवरेज लेके चले तो 5 से 6 दिन का हम एवरेज लेके चल सकते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक साइकिल है जो कि प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल में दिए ह्यूमन बींग्स एग्जांपल ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये 28 दिन की साइकिल होती है जिसमें कि हम हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी पढ़ते हैं। हम जो यूट्राइन की मतलब यानी कि यूट्रस की जो इम्प्लांटेशन के लिए जो वॉल्स डेवलप होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से होती हैं, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है, उस पर क्या क्या डिपोजिशन होता है, ये सब पढ़ते हैं। और 28 दिन की साइकिल होती है। और ब्लीडिंग फेज जो होता है वो स्पेसिफिकली और अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलें, जब मतलब एवरेज लगा के चलें तो वो 5 से 6 दिन का होता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में चीज़ें होती कैसे हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस है, यानी कि जो मास्टर्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वो रिलीज़ करता है GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे जाता है और वहाँ पे से जाकर के ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फिर LH जिसको बोलते हैं, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको रिलीज़ कराता है। नाउ जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फिर FSH जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो जाता है ओवरीज के पास। ओवरीज पे जा करके जो ओवरिन फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। अब ओवरिन फॉलिकल जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करती चली जाती हैं, वो धीरे धीरे करते करते जो एस्ट्रोजन है उसको रिलीज़ करती चली जाती है। अब इस एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में दो चीज़ें होती हैं, बिकॉज अभी एस्ट्रोजन निकलना स्टार्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है LH और FSH के पास। यानी कि देखो सिंपल बात क्या है कि जब LH और FSH स्टार्टिंग में निकल रहे थे, मतलब जब GnRH के रिस्पॉन्स में निकल रहे थे, रिलीज़ हो रहे थे पिट्यूटरी से, तो FSH में जो है FSH जो जाता है और ओवरिन फॉलिकल्स पे जाकर के उनका डेवलपमेंट स्टार्ट करता है और एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में है, मॉडरेट अमाउंट में है, तब वो एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे करके एक नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब एस्ट्रोजन जो है एक तरीके से गद्दार निकलता है। एस्ट्रोजन जाकर के नेगेटिव फीडबैक देता है LH और FSH के लिए कि अब बंद हो जाओ, बस हो गया, मैं निकलना स्टार्ट हो चुका हूँ, काइंड ऑफ ऐसे। तो वो जाता है उसको नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको देता है? LH और FSH को। अब जो LH है और FSH है उनका लेवल काफ़ी हद तक कम होने लगता है ब्लड के अंदर। अब ये जो एस्ट्रोजन जो निकल रहा है धीरे धीरे करते करते ये जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर, और एंडोमेट्रियम जो है उसका धीरे धीरे प्रोलिफरेशन स्टार्ट करता है। इस वजह से जो स्टार्टिंग का फेज़ है ना, जिसमें कि ये फॉलिकल्स अपने आप को डेवलप कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे, और एस्ट्रोजन रिलीज़ करती जा रही हैं, इस वजह से ही इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे फॉलिकल्स जो है डेवलप हो रही हैं और जो हमारी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो भी प्रोलिफरेट हो रही है एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में। इस वजह से इसको दो मतलब इस फेज़ को पूरा जो भी ओवुलेशन फेज़ है उसकी जस्ट पहले वाला फेज़ जो है उसको हम फॉलिकुलर फेज़ और इवन हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे फॉलिकुलर फेज़ क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारी फॉलिकल्स हैं, ओवरिन फॉलिकल्स जो है वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर रही हैं, और जो एस्ट्रोजन निकल रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी अपने आप को प्रोलिफरेट कर रही है, वो भी अपने आप को डेवलप कर रही है। इस वजह से इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी हमारा एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था उसने एक तो जो ये बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी उसको प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया है, और दूसरी चीज़ कि जो LH और FSH है उसकी तरफ नेगेटिव फीडबैक दे दी है। अब क्या होगा जब 13-14 डे के आसपास यहाँ पे क्या होगा ना कि एस्ट्रोजन धीरे धीरे करते करते रिलीज़ करते करते, बिकॉज जो फॉलिकल्स थी वो अपने आप को डेवलप कर रही थी, इस वजह से यहाँ पे जो एस्ट्रोजन लेवल है वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे करते करते बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया है LH और FSH के लिए, लेकिन अभी भी एस्ट्रोजन निकल रहा है। तो LH का धीरे धीरे करते करते जो एस्ट्रोजन का धीरे धीरे करते करते जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है अब वो क्या करेगा, वो उल्टा काम करेगा। अब वो बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा LH और FSH के लिए। मतलब कहने का क्या है, जब एस्ट्रोजन कम अमाउंट में होता है या फिर मॉडरेट अमाउंट में होता है तब वो नेगेटिव फीडबैक देता है, और जब वो बढ़ जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हद तक हाई होती है तब वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। राइट? क्या एक बार दोबारा बोल देती हूँ, जो एस्ट्रोजन जब वो कम अमाउंट में होता है, फिर लो अमाउंट में होता है, फिर मॉडरेट अमाउंट में होता है, तब वो एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है LH और FSH के पास कि अब ना निकलो, बस हो गया। और जब
एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ होता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी होती है, तब वो एक पॉजिटिव फीडबैक देता है LH और FSH के लिए कि अब ओव्यूलेशन कराना है, अब आ जाओ, राइट। तो अब जब 13 और 14 डे के आसपास क्या होता है कि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे होता है, अच्छी खासी जो यूट्रस की लाइनिंग की यानी कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की प्रोलिफरेशन अच्छी खासी अमाउंट पे हो रखी है, तो जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है कि एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है LH के पास और FSH के पास में कि अब जो है अब सर्च पे चले जाओ या फिर अब पीक पे चले जाओ, अब निकलने का टाइम है। तो 14th डे पे LH सर्च पे जाता है, FSH भी निकलता है, लेकिन कंपैरेटिवली बोले तो LH ज़्यादा सर्च पे होता है, LH ज़्यादा पीक पे होता है। अब LH की जब जैसे ही पीक होती है वैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं आधी इधर रह जाती है, यानी कि आधी जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फॉर्मेशन करने में लग जाती हैं, और आधी जो होती है कोरोना रेडिटा और जो क्यूमुलस ऊफोरस है, जिसके बारे में शायद एनसीईआरटी में नहीं लिखा है क्यूमुलस ऊफोरस के बारे में, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि थोड़ी ग्राफिन फॉलिकल्स जो होती हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती हैं, और थोड़ी सी जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो हमारे जो कोरोना रेडिटा है मतलब ओवा के साथ में चले जाते हैं। नाउ अब क्या होता है कि जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है ओवुलेटरी फेज के बाद में, वो क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मतलब बेसिकली मेन, अब अगर मैं बताऊँ तो अब जो यानी कि जो अभी ओवुलेटरी फेज़ हो चुका है, इस ओवुलेटरी फेज़ के बाद में जो हमारा पास ल्यूटियल फेज़ आया है या फिर सिक्रीटरी फेज़ आया है, इस फेज़ के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है, इस वजह से इसको ल्यूटियल फेज़ बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है, इस वजह से इसको ल्यूटियल फेज़ बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन है उसको रिलीज़ कर रहा है, इस वजह से इसको सिक्रीटरी फेज़ भी बोलेंगे। अब इस सिक्रीटरी फेज़ के अंदर क्या होता है ना कि ये जो सिक्रीशन हो रहा है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का, मेनली प्रोजेस्टेरॉन का, तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जाकर ये जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको स्टेबल रखता है कि अभी इम्प्लांटेशन होने वाला है, तो उसको उसके ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करता है, उसके ऊपर थोड़े न्यूट्रिएंट्स लगाता है, ठीक है क्या। अगर इम्प्लांटेशन होता है इन फ्यूचर, इन होप कि अगर इम्प्लांटेशन होता है इन फ्यूचर, तो जो एम्ब्रियो है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसको थोड़े से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, तो कोलेजन लगाता है, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स लगाता है, ऐसे करके चीज़ें करता है ना। जो अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है हमें पता चल गया है कि जो ल्यूटियल फेज़ है उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है इस वजह से उसको ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, और सिक्रीटरी फेज़ भी इस वजह से बोलते हैं बिकॉज जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रही है। प्रोजेस्टेरॉन मेनली, अगर मेनली बात करें तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइन को बोल सकते हैं स्टेबल रखने में मदद करता है, इवन उसको न्यूट्रिएंट्स के साथ में रिच भी कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर अब दो फेट बचते हैं, फेट क्या बचते हैं, एक तो इम्प्लांटेशन होगा, एक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अब 24th या फिर 25th डे पे जब कॉर्पस ल्यूटियम को समझ में आता है कि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, इन केस मान लेते हैं, अगर उसको पता चलता है कि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो कॉर्पस अल्बाइकन्स में या फिर ऐसे करते करते डिजनरेट कर जाती है। अब जैसे ही डिजनरेशन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का, वैसे ही जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है उसका कोई सोर्स ही नहीं बचता। अब जब कोई सोर्स नहीं बचेगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं है ब्लड के अंदर, तो सडनली क्या होगा ना कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो स्टेबल कर रही थी, हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो उसको स्टेबल कर रहा था एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, वो स्टेबल करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, उसको रोकने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या करेगी, सिंपल सा हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, या फिर बोल सकते हैं जब प्रोजेस्टेरॉन उसके फिर उसको जो स्टेबलाइज करने वाला सोर्स था जब वो खत्म हो गया मेनली प्रोजेस्टेरॉन, तो क्या करेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्टेबल रहेगी नहीं, वो टूटेगी और ब्लीडिंग की फॉर्मेट में बाहर निकलने लगेगी। और एक और चीज़ बतानी थी मुझे अबाउट द LH और FSH की ल्यूटियल फेज़ में LH और FSH के साथ में क्या होता है। तो क्या होता है ना कि जब हमने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफ़ी हद तक हाई है और जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी काफ़ी हद तक हाई है, तो ये क्या करते हैं, फिर से नेगेटिव फीडबैक भेजा जाता है एक LH और FSH के पास में कि बस हो गया, अब बंद करो, अब नहीं निकलना। तो यहाँ पे 3 बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं LH और FSH के पास में। पहला, जब वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा लो और मॉडरेट लेवल पे था, वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन भेजता है कि बस बंद कर जाओ, अभी थोड़ा रुकना है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक भेजता है। फिर जब एस्ट्रोजन बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होता है ओव्यूलेशन के जस्ट पहले, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी होती है, तब वो LH और FSH दोनों को ही बोलता है कि अब पीक करो, या फिर अपने आप उसका पॉजिटिव फीडबैक देता है बेसिकली। और जब जो हमारा ल्यूटियल फेज़ है और जो या फिर बोल सकते हैं जो सिक्रीटरी फेज़ है, उस पर एक जो प्रोजेस्टेरॉन है और एक एस्ट्रोजन है, दोनों मिलकर के एक नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं वापस से LH और FSH के पास में कि अब नहीं निकलना। तब जब जो ये ल्यूटियल फेज़ और सिक्रीटरी फेज़ बेसिकली जब इसमें से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और इसकी बाद मतलब बेसिकली जब ये बंद होने लगते हैं 24th और 25th डे पे, तो LH और FSH भी ऑब्वियसली बात नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही बंद होने लगते हैं तो वापस से उनको एक सोर्स मिल जाता है कि अच्छा चलो अब हमारे पास कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, अब हम वापस निकल सकते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, मैं एक बार दोबारा कंसाइज कर रही हूँ। बेसिक ये होता है कि सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो GnRH रिलीज़ करता है,
पिट्यूटरी पे से LH और FSH निकलते हैं। FSH जाता है ओवरिन फॉलिकल्स के पास में, उनको डेवलप करता है। वो जैसे जैसे डेवलप होती हैं, एक बारे में 6 से 10 ओवरिन फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। ये जैसे जैसे डेवलप होती हैं एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। थोड़े या फिर लो या फिर मॉडरेट अमाउंट में जो एस्ट्रोजन निकलता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, वो नेगेटिव फीडबैक देता है हमारे LH और FSH के पास में कि अभी नहीं निकलना। धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स में से या फिर बोल सकते हैं ओवन फॉलिकल्स में से और भी एस्ट्रोजन निकलता रहता है टाइम टू टाइम। और जैसे जैसे 14th डे आता है उसके थोड़ा सा पहले एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन होती है, तब वो एक पॉजिटिव फीडबैक देता है LH और FSH के पास में। LH की पीक जाती है, LH की पीक जाने के बाद में ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन के होने के बाद में जो एक कॉर्पस ल्यूटियम बचती है, यानी कि जब सेक्रेटरी फेज है या फिर ल्यूटियल फेज है, उस कंडीशन में जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे होते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है उसको स्टेबल करने में मदद करता है, और इवन जो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है साथ में जाकर के एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH और FSH की तरफ, और उनको इनहिबिट करते हैं कि अभी मत निकलो। ठीक है, अब जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जैसे जैसे 24th और 25th डे आसपास आने लगता है, वैसे वैसे कॉर्पस ल्यूटियम को पता चलता है कि इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं है। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो वो डीजनरेट कर जाती है। डीजनरेट करने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो मैटरनल ब्लड में होता ही नहीं है। मैटरनल ब्लड क्या मतलब ब्लड में नहीं होता, बेसिकली फीमेल ब्लड में नहीं होता। तब उस कंडीशन के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसके पास कोई सोर्स नहीं बचता स्टेबल रहने का, तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग की फॉर्मेट में बाहर निकलने लगती है। दूसरी चीज़, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट कर रहे थे हमारे LH और FSH के लिए, अब वो भी नहीं है नेगेटिव फीडबैक देने के लिए। तो अब जब मेंस्ट्रुएशन वाला फेज चल रहा है, मतलब बेसिकली मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग फेज चल रहा है, उस कंडीशन में वापस से धीरे धीरे करते करते GnRH के रिस्पॉन्स में LH और FSH अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।